आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास सप्लीमेंट्री विस्तार बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल अर्थात तीसरा तल। इसे जैक फिनी ने लिखा है। इसकी बहुत सुंदर समरी के पहले हम आपको जैक फिनी के बारे में बताते हैं। जैक फिनी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पापा एक्सपायर हो गए। सो पिता के रिवरेंस में इन्होंने अपना नाम बदलकर वाल्टर ब्रिडेन फिनी रखा, लेकिन जीवन भर इनका निकनेम जैक रहा। इन्होंने इलिनॉइस के गर्ल्सबर्ग के नोक्स कॉलेज में पढ़ाई की और इनकी फेमस रचनाओं की बात करें तो इन्होंने साइंस फिक्शन और थ्रिलर लिखे। इनके 2 फेमस उपन्यास द बॉडी स्नेचर्स और गुड नेबर सेम ये बहुत ही लोकप्रिय हैं और इन पर काफ़ी मूवी भी बन चुकी हैं। तो आइए बात करते हैं द थर्ड लेवल, तीसरा तल। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ली, ये इस कहानी का हीरो है जो 31 इयर्स का है। एक कंपनी में काम करता है, बहुत फैशनेबल लेकिन बहुत ही सीधा साधा सा व्यक्ति है। सेकंड लोइसा, लोइसा चार्ली की पत्नी है जो इन्हीं के अनुसार सुंदर है और बहुत ही माइंडेड लेडी है। हर कदम पर अपने पति को गाइडेंस देती है, उनका साथ देती है। थर्ड कैरेक्टर वैगनर है, जिसे सैम वैगनर भी कहते हैं, जो एक मनोचिकित्सक है और चार्ली के माइंड का इलाज करता है। जब वे प्रॉब्लम में आता है तो इसकी पूरी देखरेख और ट्रीटमेंट जो है वो वैगनर करता है। तो आइए चलते हैं इसकी हिंदी समरी की ओर। चार्ली एक 31 इयर्स का सीधा साधा सा व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है। अक्सर हल्के भूरे रंग का गबार्डिन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा स्ट्रा हैट पहनता है। बहुत मेहनती है, फैशनेबल है। वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से बिताता है, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्थात अच्छी नौकरी व अच्छी पत्नी, अच्छा घर होने के बाद भी अपने जीवन में खुश प्रतीत नहीं होता। वह अपनी असुरक्षा व भय के कारण आधुनिक दुनिया से दुखी था। सो यही कारण था कि वह पास्ट के सुखद व सरल जीवन की कल्पनाओं में खो जाता है, जो उसे 1894 में उसके दादाजी के जीवन काल में ले जाती है, जिसका पता हमें इस स्टोरी के अंत में चलता है। एक दिन चार्ली अपने काम से वापस घर की ओर आ रहा था, लेकिन जब वह न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वह रास्ता भूल गया। जब वह प्रथम तल पर पहुंचा तो मुझे 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां मिली। फिर मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुंचा, जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती थी। उसके बाद एक हाफ सर्कल गेट से अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की ओर बढ़ा और खो गया। मैं सैकड़ों बार इस स्थान पर आया था, किंतु हर बार मुझे इस स्टेशन पर कुछ नया दिखाई देता था, जैसे कभी नए नए दरवाजे, नई नई सीढ़ियाँ और कॉरिडोर अर्थात गलियारे। एक बार तो मैं एक लंबी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला। दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आया। अर्थात इस रेलवे स्टेशन में हमेशा वंडरफुल कंस्ट्रक्शन कार्य चलता ही रहता था। कभी कभी तो मुझे इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को देखकर ऐसा लगता था वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न होकर वह कोई विशाल वृक्ष है, जिसकी जड़ें नए नए गलियारों, सीढ़ियों, होटल व सड़कों पर जाकर निकलती है। मैंने देखा जहां मैं खड़ा था वहां मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, केवल मुझे अपने पैरों की ही आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर सुरंग में एक छोटी सीढ़ी के रास्ते उतरते हुए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल से बाहर आ गया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं सेकंड फ्लोर पर आ गया हूँ,
पर मैंने देखा यह तो अलग तरह का फ्लोर था। इसके कमरे बहुत छोटे थे, खिड़कियां और दरवाजे भी कम थे, नोटिस बोर्ड भी पुराने डिज़ाइन का था। जब मैं इंफॉर्मेशन बूथ पर बैठे व्यक्ति की ओर देखने लगा तो मैंने पाया कि उस व्यक्ति की ड्रेस व स्टाइल भी काफ़ी ओल्ड फैशन थे। उसने ग्रीन आई शेड और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहने हुए थे। फिर मैंने देखा वहाँ पर लाइट सिस्टम भी ओल्ड सिस्टम का था, अर्थात लालटेन का ही उजाला था। आसपास में देखने पर पाया कि वहाँ सभी कुल मिलाकर ओल्ड टाइम के ही थे, जैसे पीतल के पीकदान। लगभग हर व्यक्ति के हाथ में सोने की घड़ी थी। हर व्यक्ति मुझे 1894 के स्टाइल में नज़र आ रहा था। मैंने ट्रेन के इंजन को देखा तो यह भी कुरियर एंड ईविस कंपनी का एक छोटा व चिमनी वाला 1890 का ही मॉडल था। मैं परेशान हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। सो मैं रिलैक्स होने के लिए स्टेशन के पास एक लाइब्रेरी में गया, जहां मुझे 11 जून 1894 का न्यूज़पेपर द वर्ल्ड मिला। मैंने पाया ये तो बहुत साल पहले पेपर का पब्लिकेशन बंद हो चुका था। अब तो मैं और परेशान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं टिकट खरीदने विंडो पर गया। मैंने गेलिसबर्ग और इलिनॉइस के 2 टिकट लिए, अपनी पत्नी लुइसा और अपने लिए। मैं चाहता था मैं अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर जाकर रहूं जहां 1894 में गर्मी की शाम घर के बाहर बैठे लोग, शांति से सिगार पीते हुए व्यक्ति, औरतें ताड़ के पत्तों से हवा करती हुई, और जहां से विनाशकारी फर्स्ट वर्ल्ड वार 20 और सेकेंड वर्ल्ड वार 40 ईयर्स दूर था। मैं उस माहौल में जाना चाहता था। टिकट बाबू ने हिसाब लगाकर मुझे किराया बताया। जब मैं उन्हें पैसे देने लगा तो उन्होंने मेरे नोटों को बड़े ध्यान से देखा, गर्दन हिलाई और कहा, क्या मिस्टर, ये पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? देखो, नकदी ऐसी होती है। और उन्होंने मुझे पुराने ढंग के सिक्के व नोट दिखाए और उन्होंने मुझे धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मैंने सोचा पुलिस के हाथों पड़ने से या जेल में जाने से तो भागना ही अच्छा है। सो मैं वहाँ से तेजी से भाग गया। मैं जिस रास्ते से गया था उसी से वापस आ गया। अगले दिन लंच के समय मैंने बैंक से $300 निकाले, पुरानी करेंसी अर्थात विंटेज करेंसी खरीदी। मुझे केवल $200 से भी कम मिले, पर मुझे समझ में आ गया था कि 1998 में 13 सेंट प्रति दर्जन अंडे मिलते थे। सो उसके अनुसार तो ये जो पैसे मुझे मिले थे वो बिल्कुल सही थे। मैं फिर से टिकट खरीदने 3rd फ्लोर पर गया, परंतु मुझे वह टिकट विंडो कभी न मिली। बार बार ढूंढने पर जब वह मुझे कॉरिडोर नहीं मिला जो मुझे 2nd फ्लोर पर लाता और उसके बाद 3rd फ्लोर पर ले जाता, तो मैं इंक्वायरी काउंटर पर गया, किंतु वहाँ के कर्मचारी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर केवल 2 ही लेवल है, 1st और 2nd। 3rd फ्लोर न तो कभी था और न ही वर्तमान में है। किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने उनसे बात की तो वे मेरी ओर आश्चर्यजनक होकर देखने लगे और उन्होंने यहाँ तक कि मुझे कसम खाकर बताया कि यहाँ ना तो कभी पास्ट में 3rd फ्लोर था और ना ही वर्तमान में है। मैं बहुत परेशान हुआ। घर आकर मैंने अपनी पत्नी लुइसा को सारी कहानी बताई। वह मेरी बातों से बहुत दुखी हुई और मुझसे कहा कि आप ये अतीत की यादें जैसे डाक टिकट और पुराने सिक्के आदि रखना छोड़ दें। ये सब उसी की देन है, क्योंकि आप पुरानी बातों में खोए रहते हो। अपनी पत्नी की सलाह के अनुसार मैं सैम वेगनर, जो एक मनोचिकित्सक थे, उनके पास गया। चेकअप के बाद सैम ने बताया कि इस बीमारी को जागने की इच्छा को पूर्ण करने वाला सपना कहते हैं। वर्तमान दुनिया में भय व असफलता के कारण
वास्तव में मैं स्वयं को अतीत की चीज़ों से जोड़ रहा था। दरअसल चार्ली के दादा को पुरानी चीज़ें, टिकट व मुद्रा इकट्ठी करने का शौक था। यही शौक चार्ली को भी लग गया था। उन टिकटों पर जारी करने वाले पदाधिकारी का फोटो व हस्ताक्षर भी होते थे। चार्ली को अपनी लाइब्रेरी से एक फर्स्ट डे कवर प्राप्त होता है जिस पर वह 18 जुलाई 1894 की पोस्ट ऑफिस स्टाम्प देखता है। यह 6 सेंट का टिकट था, हल्के भूरे रंग का। इस पर प्रेसिडेंट गेरफील्ड का चित्र था। पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। सो स्टूडेंट, जब कोई नया टिकट आता है तो टिकट प्रेमी पहले दिन ही कुछ टिकट खरीद लेते हैं और डाक उन्हें एक ब्लैंक लिफाफे में रखकर, लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक पेपर रखकर खरीदने वाले के एड्रेस पर सेंड कर देते हैं। इसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। किंतु चार्ली ने जब अपने दादा के इस फर्स्ट डे कवर को खोला तो पाया इसमें एक लेटर भी लिखा हुआ था जो चार्ली के लिए था, जिसमें लिखा था, चार्ली, शायद तुम्हें तीसरे तल का रास्ता मिल गया होगा। जब तक न मिले खोजते रहना। इस पर शेम के हस्ताक्षर थे। अंत में पता चलता है कि वह लेटर लिखने वाला और कोई नहीं था बल्कि उसका मनोचिकित्सक सैम वैगनर था, जिन्होंने $800 का खर्च करके पुरानी करेंसी खरीदी। इस धन से वे छोटा सा भूसी, चारा या अनाज का धंधा चला सकता था। वह सदा कहता था कि यह वही काम करना चाहता है जो पुराना हो, निसंदेह पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता। सो स्टूडेंट, इस कहानी का यही अंत होता है और यह एक साइंस फिक्सन है। साइंस फिक्सन जो साइंस से रिलेटेड होती है, जिसपे माइंडली कोई भविष्य की घटनाओं को लेकर इस तरह की कहानी होती है। इसका सारांश यही है कि पुरानी चीज़ों को याद करते करते चार्ली अपने अतीत में खो जाता है, जबकि रियलिटी व वर्तमान की चीज़ों को भूल जाता है और वो सोचता है मैंने तीसरा तल देखा, जबकि तीसरा तल कभी न था और न ही शायद वर्तमान में उसके लिए कहीं कोई पहचान थी। चार्ली अपने डॉक्टर की हेल्प से इस बीमारी से बाहर निकलता है। यही इस कहानी का अंत होता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थर्ड लेवल स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छे से डिटेल जानने के लिए बार बार इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।